क्या कभी सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट में सास बहू सीरियल के डायरेक्टर ऑडिशन देने आएंगे? वकील के वेश में वही डायरेक्टर जिनका धंधा है कहानी बुनो, सुर्खियां लूटो और फंड इकट्ठा करो। इनके लिए हर एक संकट एक स्क्रिप्ट है और हर एक स्क्रिप्ट एक जैकपॉट। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इनके रोहिंग्या स्टार्टअप का पर्दाफाश कर दिया है। क्या है रोहिंग्या घुसपैठियों से जुड़ा ये पूरा मामला और क्यों एक बार फिर रोहिंग्या प्रेमी वकील कॉलिन गोंजाल्विस सुप्रीम कोर्ट से लताड़ खा रहे हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, 7 मई 2025 जब केंद्र सरकार ने घुसपैठियों को उनके देश वापस डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की, असम और नई दिल्ली से लगभग 140 बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को वापस उनके देश की तरफ डिपोर्ट किया गया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हो जाती है जिसको प्रेजेंट करते हैं कॉलिन गोंजाल्विस, जिसमें याचिकाकर्ता ने दावा किया कि भारतीय नौसेना ने उसको और अन्य 42 रोहिंग्या घुसपैठियों को अंडमान सागर में ले जाकर समुद्र में फेंक दिया और याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि उन्हें वापस रखा जाए और साथ ही 50 लाख रुपए मुआवजा देकर रहने की अनुमति भी दी जाए। अब यहाँ पर आपको एक जानकारी दे दें कि हम रोहिंग्या शरणार्थी की जगह घुसपैठिया शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि भारत सरकार रोहिंग्या या किसी अन्य शरणार्थी का दर्जा नहीं देती है। ऐसा क्यों है ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल कहानी पर वापस आते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर हुई थी। अब ध्यान से सुनिएगा। याचिका में कहानी कुछ इस प्रकार बताई गई कि 6 मई को दिल्ली पुलिस ने 40 से अधिक रोहिंग्या को बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करने के बहाने हिरासत में लिया गया। इसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग शामिल थे। इन्हें कथित तौर पर दिल्ली के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में 24 घंटे से अधिक समय तक रखा गया। ये इनकी कहानी है। इसके बाद उन्हें पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया जहां उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और हाथ बांधकर नौसेना के जहाज पर ले जाया गया। जहाज ने अंडमान सागर पार करने के बाद शरणार्थियों को लाइफ जैकेट देकर समुद्र में फेंक दिया और उन्हें म्यांमार के एक द्वीप की ओर तैरने के लिए मजबूर किया गया। यह याचिकाकर्ता की कहानी है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं। अब कहानी सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या बकवास है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि भाई कॉलिन गोंजाल्विस, ये कहानी तुम कहां से लेकर आ गई, वो भी खासकर तब जब देश ऐसे कठिन समय से गुजर रहा है। जस्टिस कांत ने इस याचिका को बड़ी खूबसूरती से गढ़ी हुई कहानी करार देते हुए कहा कि हर दिन आप एक नई कहानी कहां से लेकर आ जाते हैं। इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस मटेरियल तो है ही नहीं। कोर्ट ने कॉलिन गोंजाल्विस से पूछा कि आप दिल्ली में बैठे हैं, अंडमान तट से समुद्र में फेंके जाने की जानकारी आपको कैसे मिल गई? कॉलिन गोंजाल्विस ने इस पर तर्क दिया कि उन्हें म्यांमार तट से एक फोन कॉल प्राप्त हुआ था। अब इस पर जस्टिस कांत ने पूछा कि किसने वेरीफाई किया भाई कि कॉल म्यांमार से है? भारत में बैठे साइबर अपराधी अमेरिका, ब्रिटेन, दुबई आदि नंबरों से कॉल करते रहते हैं। इसे किसने वेरीफाई किया कि कॉल म्यांमार से आया था? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पहले सबूत दिखाएं, हमने ऐसी कहानियां बहुत पढ़ी हैं। अब इस पर कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि म्यांमार में रोहिंग्या नरसंहार के खतरे का सामना कर रहे हैं। अब इन यूएन रिपोर्ट्स के तर्क पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बाहर बैठे लोग हमारे अधिकार और हमारी संप्रभुता को निर्देशित नहीं कर सकते हैं। यानी सामान्य शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलिन गोंजाल्विस से कहा कि बाहर की क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या फैसले हैं, इसे आप प्रिंट आउट निकालिए और जी हाँ। खैर, इसके बाद कॉलिन गोंजाल्विस ने सबूत के तौर पर म्यांमार तटों से रिपोर्ट और ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश करने की पेशकश की। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले तो ये बताओ कि भाई वहां कौन देख रहा था, ये वीडियो किसने रिकॉर्ड किया, और जब याचिकाकर्ता का कहना है कि वो वहां था तो वहां से वापस आया कैसे? बात भी सही है। अगर इन रोहिंग्याओं को जब डुबाया जा रहा था इनके अनुसार, तो कॉलिन गोंजाल्विस क्या समुद्र के नीचे बैठे हुए थे? और गोंजाल्विस कह रहे हैं कि इनको डिपोर्ट करते हुए ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाना चाहिए था। अच्छा, घुसपैठ के वक्त कौन सा ड्यू प्रोसेस फॉलो कर रहे थे भाई? तार काटकर जंगल के रास्ते घुसना या नदी में तैरकर आना ड्यू प्रोसेस था? और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यह है कि 8 मई को भी प्रशांत भूषण और कॉलिन गोंजाल्विस इस डिपोर्टेशन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत में कहीं भी रहने का अधिकार केवल भारतीयों को ही है, गैर भारतीयों के साथ विदेशी अधिनियम के अनुसार ही व्यवहार किया जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि जब 8 मई को डिपोर्टेशन पर रोक लगाने से पहले ही इनकार कर दिया था तो ये लोग फिर वापस कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए? मतलब इनके लिए सुप्रीम कोर्ट घर का पड़ोस बन बैठा है, जब मर्जी तब चल दी है, और वो भी देश के नागरिक नहीं बल्कि घुसपैठिया याचिका लगा रहे हैं। कैसे? इसे हम 2 हिस्सों में समझेंगे। पहला कानूनी तरीके से और दूसरा इसका राजनीतिक एंगल क्या है। तो पहले से शुरू करते हैं कि अवैध तौर पर प्रवेश किए गए लोगों के यहाँ पर क्या क्या अधिकार है। यह समझने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि भारत रिफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है। रिफ्यूजी शब्द का ही अर्थ हिंदी में शरणार्थी है, इसलिए कहीं पर भी रिफ्यूजी शब्द प्रयोग होगा तो आप आगे समझ लीजिएगा कि मैं शरणार्थियों की ही बात कर रहा हूँ। अब सवाल है कि ये रिफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 प्रोटोकॉल है क्या जिसका भारत हिस्सा नहीं है? दरअसल पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद करोड़ों की संख्या में लोगों ने दूसरे देशों में शरण ली, लेकिन तब तक इसके लिए कोई औपचारिक गाइडलाइन नहीं बन सकी थी। साल 1951 में लीग ऑफ नेशंस, जो अब यूनाइटेड नेशंस है, इसने इस पर पूरा काम किया और एक शरणार्थी पॉलिसी बनाई।
हालांकि शुरुआत में केवल यूरोपियन शरणार्थियों तक ही सीमित थी। बाद में साल 1967 में प्रोटोकॉल बना जो पूरे दुनिया के शरणार्थियों पर लागू हुआ। लेकिन भारत समेत कई दक्षिण एशियाई देश जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया इसका हिस्सा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम पर कानूनी तौर पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम किसी को भी शरण दें। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि तत्कालीन सरकार ने इस कन्वेंशन पर साइन क्यों नहीं किए। दरअसल उस दौर में हमारे पड़ोसी देशों में भी काफी अस्थिरता चल रही थी। भारत की सीमाएं तो काफी खुली हुई थी, यानी आसानी से आर पार जाना लगा रहता था। तो ऐसे में कन्वेंशन पर दस्तखत करने का मतलब था आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़। इसलिए आज भारत के पास हक है कि वो तय करे कि किसे रहने दिया जाए और किसे नहीं। तो अब अगला सवाल आता है कि ये शरणार्थी फिर यहाँ कैसे रहते हैं। दोस्तों, इसकी दो श्रेणी है। एक श्रेणी UNHRC वाले शरणार्थियों की है, जैसे अफगानिस्तान, म्यांमार और कुछ अफ्रीकी देशों से आए हुए लोग जो UNHRC से रिफ्यूजी कार्ड लेते हैं और यही संस्था उन्हें मानवाधिकार के हवाले से भारत में ठहरने की सिफारिश करती है। ये भी पूरी तरह से भारत सरकार पर तय है कि वो किसे इजाज़त देगी और किसे नहीं। अब यहाँ पर दूसरी श्रेणी आती है पॉलिटिकल असाइलम की। ये तिब्बती या श्रीलंकाई तमिल रिफ्यूजी हैं। अक्सर आप सुनते होंगे कि भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी थी या अभी शेख हसीना ने शरण ले ली है, तो ये वही श्रेणी है। इन्हें नागरिकों जितने अधिकार नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, बेसिक हक इनके पास होता है। अब अगला सवाल आता है जहाँ से हमने एक्सप्लेन करना शुरू किया था कि ये अवैध तौर पर प्रवेश किए गए लोग सुप्रीम कोर्ट कैसे जा सकते हैं। दरअसल कोई भी शख्स, चाहे वो नागरिक हो या बाहरी, जब तक भारत में है उन्हें भारतीय संविधान के तहत कुछ अधिकार मिले हुए हैं, जैसे आर्टिकल 21। इसके तहत उन्हें जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी का हक मिला हुआ है। यहाँ तक कि अवैध तौर पर आए हुए लोग भी डिपोर्टेशन को चुनौती दे सकते हैं, इसलिए दे पा रहे हैं। कुल मिलाकर शरणार्थी यहाँ कानूनी हक से नहीं है, बल्कि देश की दया के आधार पर रह रहे हैं। ऐसे में सरकार चाहे तो उन्हें डिपोर्ट भी करवा सकती है और वर्तमान सरकार यही कर भी रही है। लेकिन इस प्रोसीजर में बाधा बनते हैं कॉलिन गोंजाल्विस जैसे वकीलों का इकोसिस्टम। इससे पहले भी कुछ वकील रोहिंग्या मुस्लिम का पक्ष रखने सुप्रीम कोर्ट पहुंचते रहे हैं। इनमें शामिल थे फली एस नरीमन, प्रशांत भूषण, कॉलिन गोंजाल्विस और सलमान खुर्शीद जैसे वकील। इन घुसपैठियों के लिए बाकायदा रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव नाम से एक NGO बना हुआ है जो बार बार कोर्ट में याचिका लगाता है। और इनके वकील कौन है? इनके वकील हैं वही कॉलिन गोंजाल्विस। इन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि नई दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को स्कूलों में फ्री एजुकेशन और अस्पतालों में फ्री हेल्थ फैसिलिटी दी जाए। जी हाँ, अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये कॉलिन गोंजाल्विस आखिर है कौन सी भला। तो दोस्तों, इसका एक संगठन है HRLN, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क। ये नेटवर्क आपको उन सभी एक्टिविटीज में शामिल दिखेगा जो भारत के हित में नहीं है। इस नेटवर्क में उस जॉर्ज सोरोस का पैसा भी लगा है जो भारत को अस्थिर करने का प्रयास करता रहता है। हिजाब समर्थक छात्रों को हाई कोर्ट में केस लड़ना हो तो वकील कॉलिन गोंजाल्विस। ऑल्ट न्यूज वाले मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट में बचाना हो तो वकील कॉलिन गोंजाल्विस। इसके अलावा आपको CA के विरोध में हुए दंगे याद होंगे। उस वक्त दंगाइयों का बचाव भी कोर्ट में कॉलिन गोंजाल्विस ने ही किया था। उस समय कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इसके लिए कॉलिन गोंजाल्विस को यूरोप के 4 चर्चों से 50 करोड़ रुपए मिले थे। जी हाँ दोस्तों, 50 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति और जिसका ऑर्गेनाइजेशन भारत विरोधी विदेशी संस्थाओं से फंड ले रहा हो, वो कभी भारत का भला चाहेगा? यही कारण है कि ये गैंग इन घुसपैठियों को भारत से बाहर नहीं जाने देना चाहता है, क्योंकि ये जानते हैं कि कभी भी सरकार के खिलाफ कुछ भी कदम उठाना हो, कुछ भी कॉन्स्पिरेसी करनी हो, तो सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र के रूप में इनके पास ये घुसपैठियों की फौज है। अवैध रूप से इनको भारत में लाने और देश के अलग अलग हिस्सों में बसाने वाले गिरोह सक्रिय हैं। बंगाल से लेकर दिल्ली तक में सक्रिय ये गिरोह रोहिंग्याओं के साथ साथ बांग्लादेशियों को भी अवैध तरीके से देश में घुसाते हैं और फिर इन्हें असली नकली भारतीय पहचान पत्रों से लेस करने लगते हैं। अब आखिर ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किया जाने वाला खुला खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है? हैरानी की बात तो यह है कि बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में घुसपैठ करके आए रोहिंग्याओं ने दिल्ली से लेकर जम्मू, हैदराबाद और चेन्नई तक में अपना ठिकाना बना लिया है। आप भी अपने आसपास कई लोगों को देखते ही होंगे। उन्हें किसी साजिश के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में बसाया जा रहा है। कहना कठिन है कि देश में कुल कितने अवैध रोहिंग्या रह रहे हैं और अवैध बांग्लादेशियों की संख्या जानना तो और भी कठिन है। अभी हाल में अकेले गुजरात में हजारों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी पाए गए थे, लेकिन अब सरकार ने इन्हें भी डिपोर्ट करने के लिए कमर कस ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो पहले ही कह चुके थे कि रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के रास्ते भारत में आ जाते हैं, पर उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। और सरकार की योजना सभी अवैध घुसपैठियों को उनके देश डिपोर्ट करने की योजना है। लेकिन अब देखना यह है कि कॉलिन गोंजाल्विस जैसे वकीलों से सरकार तो निपट लेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कब इन वकीलों पर जुर्माना लगाकर इन्हें भी डिपोर्ट करवाएगा। धन्यवाद।